मुस्लिमांनी जरांगेंकडून शिकावं, जरांगे पाटलांनी बोलावल्यास विचार करू. असदुद्दीन ओवैसी ऑन जरांगे. मी जरांगे यांची इज्जत करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो. जरांगेमुळे 8 खासदार निवडून आले, पण एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून आला आहे. सर्व समाजाचे उमेदवार जिंकतात, पण मुस्लिम उमेदवार जिंकत नाही. जलील निवडून आले नसल्याने महाराष्ट्रामधील मुस्लिम समाजात राग आहे. आमचा एकमेव उमेदवार जिंकून आला नसल्याचं दुःख आहे. मुस्लिम जनतेने सर्वांना मतदान केलं, मग आम्हाला का मतदान करत नाही? यावर मुस्लिम समाजानं विचार केला पाहिजे. मनोज जरांगे प्रस्ताव आला तर पत्रकारांना सोबत घेऊन जाऊन चर्चा करेन. बीडमधून जरांगे यांच्यामुळे पंकजा मुंडे पडल्या, त्यांना विजय मिळत आहे. मग मुस्लिम का जिंकत नाही? महाराष्ट्र 11% मुस्लिमांसाठी दुःख आहे. त्यांच्याकडून बोलणं होत असेल तर नक्की बोलू. मुस्लिम आरक्षणाबाबत न्यायालयाचे आदेश आहेत. मोदी म्हणतात मी बॅकवर्डचा नेता आहे, मग बिल आणा आरक्षणाच्या टक्क्यांचा. महाराष्ट्र एक मुस्लिम उमेदवार दिला नाही. आमचा एक उमेदवार होता, त्याला देखील सर्वांनी मिळून हरवलंय. आम्ही सर्वांना मत दिले, पण आमचा उमेदवार पडला. आम्हाला बहुमत मिळाले, पण प्रत्येक ठिकाणी गद्दार राहतात. त्यांना वाटतं आपला माणूस जिंकायला नको, गद्दार यांच्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. ओम प्रकाश महाजन, ज्यांनी लग्न केलं नाही आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, त्यांना योजनाचा लाभ मिळेल. मोदी यांना 6 भाऊ आहेत, त्यांच्या मनात फक्त एक द्वेष आहे. ऑन पश्चिम बंगाल, बुलडोझर फक्त मुस्लिम लोकांच्या घरावर चालते, निशाण्यांवर आम्ही आहोत. आम्ही फक्त भाजपचा विरोध करत आहे. त्यांना विचारा, भीमा कोरेगावात जीव गेले. उद्या विरोध करणारा मुद्दा आल्यास भाजपला आम्ही विरोध करणार आहे. संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीत एक मर्द जलील उभा होते. त्यांना पाडण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले. आम्ही जिंकण्यासाठी लढतो, कुणाला पाडण्यासाठी लढत नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून 10 मुस्लिम लोकांचे मॉब बेचिंग झालं आहे. आज सर्वात संकटात मुस्लिम आहे. अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते यार? नहीं नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम. हमारा यही प्रोग्राम है. अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारी न्यूज भी आ जाए. उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को आने पर मालूम हुआ. महाराष्ट्र में एक योजना है लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है. उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दिया जाए, क्योंकि उनको 2 बीवी रहते थे, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं. उनको 4 बीवी. अच्छा, तो जिसकी मिस्ट्रेस है थी उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं, उनको मिलना नहीं मिलना. हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं, जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरा आउट हो जाएंगे. फिर तो तानिक पूरा पीते 6 बजते की. ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते. क्या वही बोले ना, बच्चे ज्यादा पैदा करते. वो पागल है बोलने वाला. उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है. तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से. जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्हें बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते. अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं. अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना. तो ये इनका नफरत है. अगर वो इंपेरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया. आज जो आप बोल रहे हो 2014-15 का है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए GR को. वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो हाई कोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं. और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए. लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतदार संघ मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के सामने खड़ा होता है, लग रहा है. विधानसभा आपकी पार्टी. मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए.
वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी है, तो कहां घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये एमआईएम पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सबने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ यही है कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सबके सब सुन हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन पिछली बात तो 29 की वजह से देखिए, आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है, तो उसको पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ कोई बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो एमआईएम इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरांगे जी की इस पर्याय के बारे में? वो इस हिसाब से आप वर्किंग प्रेसिडेंट है, बोल नहीं, देखिए, एमआईएम को भले ही आप एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े। हमारे पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है, आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है तो। एक सेकंड, ये क्यों आ रहा है आप लोग? इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है ये पूछना चाहिए लोगों को। एक एमपी था मुस्लिम, आप हराए उसको। इम्तियाज साहब बोल, महाविकास आघाड़ी के कितने सीट गिराने का टारगेट? महाविकास आघाड़ी की सीट कितने गिराना है, क्या प्लान है? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। हाँ सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो। अब आप, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि चित करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश अम्बेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूं। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको। हमारी वजह से नहीं टूटा अलायंस। हाँ सर, चलेंगे क्या? सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार। दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या कहती है सर? एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया।
मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया, बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अभी आप अधिवेशन में गए, तुम्हारे को वहां जाने का है? साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसको। ओवैसी साहब, आपने पूरे वंचित की वजह से जीते थे, इस शहर में साथ की वजह से जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। हाँ। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितने पिछले साल की, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। ऐसा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारे, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादिक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादिक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादिक तो हर जगह है, और मीर जाफर, मीर सादिक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादिक जो है, ये हर पार्टी के जर खरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो? देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरांगे साहब औरंगाबाद आपको साथ लेके जाके बात करता हूं मैं हमेशा जो है, मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है, हम बराबर बात करेंगे। वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें। आप बोलो भाई, सच्चा वैसा बोल क्या है? औरंगाबाद की सीट हमारे इम्तियाज जलील साहब कराने में एमआईएम का काफी बड़ा हाथ है। हाँ, एमआईएम का हाथ है। एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात। तीसरा सवाल बोलिए। नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमानों, महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप भाई? एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल होना दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो
आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको, लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना है। मुसलमान के नहीं, मुसलमान में बैकवर्ड कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाईकोर्ट आपका नहीं, आप ठहरिए, आप बोलना है। ओके, बोलिए आपकी। देखिए, अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रांग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन यकीनन हम काफ़ी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए। मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, याद दिला रहा हूं, आप बाल याद दिला। एक आखिरी लोकसभा में बोल रहे हैं, सब लोग करेक्ट कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं सर? 10 साल के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है। हाँ, तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, उन्होंने LOP बन गए। ये है। कल विधानसभा की सीढ़ियों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए, बीजेपी और शिवसेना। देखिए, मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसमें। कौन कब कहाँ अभी वर्तमान हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी है, आपकी क्या स्थिति है? मतलब आप किसके फेवर में हैं? अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से। घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले। मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जितने सीट जीते। सुनिए, सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घरों पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई, निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो CSDS का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोर और लेस इट वाज द सेम। दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें। कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं, आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी, एक 85-year-old बूढ़ा मर गया जेल में। भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा। हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया। जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी है। घर सबसे ज्यादा बुलडोजर तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के। लव जिहाद हमारे पे इल्जाम। तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है। मर्रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई, आप ये तो सवाल कम से कम हकायक को देखकर तो करो ना।
नहीं हाँ मैं बोल दिया आपका आप इंडिया आघाड़ी आ गया तुमको एक लास्ट सवाल पूछना। अभी आप अधिवेशन में गए होंगे, कौन से अभी लोकसभा के हाँ हाँ अधिवेशन गए ना पिछले 5 साल आपके साथ कोई तो भी बैठा था। हाँ। अभी जब आप गए तो वहाँ पे याद आएगा नहीं? मैं यकीनन इम्तियाज जलील मेरे को बहुत याद आया। इम्तियाज जलील मैं जब ओथ लिया तो मेरा ओथ बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने आपका शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नहीं सुने कोई ठहरो, इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भेजा है, असद भाई आप ओथ लिए और बहुत अच्छा लिए। तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीनन मेरे को कमी महसूस हो रही है। हम दो थे भाई मगर पूरों पे भारी थे हम लोग, मगर ठीक है अल्लाह का जो फैसला है। मैं अकेला हूं तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मगर सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजे बजा रहे हैं, कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं। इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजॉरिटेरिज्म। ये है सच्चाई। बस अब बस हो गया, बस चल।